हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अभी जो एम पी पी जी सी एल का जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ जो है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट अभी तक रैंक आईक्यू पे अपने अपनी रैंक अप्रॉक्सीमेटली चेक कर भी ली होगी। लेकिन उसके बाद भी कई लोग डाउट्स में रहते हैं कि अब भाई हमें कितना नंबर आएगा तो हमारा सिलेक्शन होगा। कई लोगों को बड़ा डाउट रहता है, कई लोगों को एक कट ऑफ का आइडिया नहीं रहता कितना जाएगा, और कई लोग काफ़ी बॉर्डर पे रहते हैं जो श्योर नहीं रहते कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अल्दो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपना अपना एक एक्सपेक्टेशन दे दिया है कि इतने मार्क्स आएंगे तो आप सेफ स्कोर में हैं। तो उन लोगों ने भी कुछ बेसिस पे ही कैलकुलेट किया होगा। इस वीडियो में मैं अपना जो एक बेसिस है जो कि मैंने यूज़ किया है, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ भी होता है, उसके बेसिस पे कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम थोड़ी कुछ चीज़ें देख लें। तो जैसा कि अगर आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि टोटल जो सीट्स हैं वो लगभग 240 हैं, जिसमें से यूआर की जो सीट्स हैं वो 67 है, ऐसा उसमें दिया हुआ है। अब एम पी पी जी सी एल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, जिसमें 1/3 सीट्स जो होती हैं 67 में से 1/3 सीट्स जो होंगी वो एम पी डोमिसाइल गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होंगी या रिजर्व्ड रहेंगी। तो 67 में से जो 2/3 सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी की सीट्स कहलाएंगी, यानी उस पर कोई भी उस सीट्स पे कोई भी अपना क्लेम कर सकता है। अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो सीट्स कोई भी क्लेम कर सकता है। बाकी जो 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व फॉर एम पी डोमिसाइल गर्ल्स हैं। तो मेरा जो एनालिसिस रहेगा, ये जो जो भी मैं अभी करने वाला हूँ, ये टोटल यू आर एक्स कैटेगरी के लिए ही रहेगा। और उसके बाद में इसमें कुछ मार्क्स ऐड कर करके बाकी जो कैटेगरीज रिजर्व कैटेगरीज रहेंगी उनके कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कितने हैं वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को देखिएगा। थोड़ा मैथमेटिकल है। हो सकता है आप लोगों को इसमें थोड़ा सीखने को भी मिले और आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे कि किस तरह से एक कट ऑफ का एक एस्टिमेट लिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा मैथमेटिक्स, आप लोग हो सकता है आप कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुन रखा होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एकदम इवनली स्पेस्ड होता है अराउंड एवरेज के। तो जो भी एवरेज होता है, एवरेज के दाएं तरफ जाएं चाहे एवरेज के बाएं तरफ जाएं, वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिमेट्रिक होता है। और जो एवरेज होता है, ये एवरेज होता है एक्सपेक्टेड क्वांटिटी का। तो हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वांटिटी हमारे केस में क्या है? मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि हमें कट ऑफ निकालना है। तो ये जो एवरेज होगा ये एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट होगा। जो सिग्मा होता है, सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं। जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ये बेसिकली ये हर प्रोसेस से प्रोसेस वेरी करता है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें दोनों सिग्मा एक बेसिकली एक नंबर है, छोटा सा नंबर है, वो भी एक मार्क्स ही है। क्योंकि अभी ये जो पूरी एक्सिस हमारी चल रही है ये मार्क्स की ही एक्सिस चल रही है, तो ये है तो मार्क्स ही, लेकिन ये एक सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। आप इसके बारे में और थोड़ा गूगल पे पढ़ सकते हैं, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एवरेज के दोनों तरफ होता है, और -3 सिग्मा से 3 सिग्मा, यानी कि जो +6 सिग्मा, टोटल 6 सिग्मा इंटरवल जो होता है, इसको हम 6 सिग्मा कहते हैं, उसका जो टोटल एक्सपेक्टेशन होता है वो 99.7% होता है। और दोनों तरफ में 3 सिग्मा से 4 सिग्मा, 3 सिग्मा से 4 सिग्मा, इसका जो टोटल आता है वो 0.3% आता है। अब ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये आपको किसी भी गूगल पे सर्च पे मिल जाएगा कि क्या होता है, थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो जो मेरा एनालिसिस होगा वो बेसिकली इन 45 सीट्स के लिए होगा। ये 45 सीट्स कौन सी हैं? ये जो 67 सीट्स थी, टोटल यू आर सीट्स थी हमारी 67, जिसमें से 2/3 जो है वो ओपन की हैं एंड 1/3 रिजर्व है। तो मैं 67 इंटू 2/3 45 आता है लगभग। तो राउंड एक अगर हम इंटीजर में बात करें तो 45 सीट्स आता है। तो इस 45 सीट्स के बेसिस पे मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट करूँगा। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हमारे एस्टिमेट किए गए हैं कि इलेक्ट्रिकल में अपीयर हुए हैं वो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स माने गए हैं कि लगभग किए हैं। अब देखिए टोटल तो जो है 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, ऐसा कुछ फॉर्म भरा था। अपीयर कितने हुए थे इसका कुछ आइडिया है नहीं, एग्जैक्ट आइडिया, बट ऐसा मान सकते हैं कि इसमें लगभग 70% तो अपीयर हुए ही होंगे। तो अगर उसको निकालें तो लगभग 35,000 आता है। अब उन 35,000 में 20,000 इलेक्ट्रिकल के होंगे, बाकी जो 15,000 हैं उसमें सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस के बच्चे होंगे। तो ये 20,000 एक बहुत ही ऑप्टिमम नंबर है कि हमें इसमें मान सकते हैं कि 20,000 इलेक्ट्रिकल के बच्चे तो बैठे होंगे। अब इसमें सीरियस कैंडिडेट्स भी होंगे, नॉन सीरियस भी होंगे, टॉपर्स भी होंगे, कई आएंगे जाएंगे। जिन लोगों के ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि अभी एमपी व्यापम में भी कई लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम को भरा होगा वो भी होंगे। तो एनीवे टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास जो हैं, जो अपीयर हुए हैं वो है 20,000। तो आपका जो कॉम्पिटिशन रहेगा वो इन 20,000 कैंडिडेट्स में से होगा। अब
क्योंकि हमारी जो यू आर एक्स की सीट्स हैं टोटल वो 45 है। अभी मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि कौन कैंडिडेट किस कैटेगरी से आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टोटल सीट्स अगर सिर्फ 45 हैं तो उस 45 सीटों के लिए टोटल 20,000 उम्मीदवार हैं। यानी कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पर सीट, एक सीट की अगर हम बात करें तो 45 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, ये आता है 0.225%। यानी कि अगर आपको इन 45 सीटों में आना है तो आपको टॉप 0.225% में आना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने 4th पॉइंट में लिखा हुआ है कि दैट ए यू आर एक्स कैंडिडेट मस्ट बी इन टॉप 0.225% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। इसका मतलब है अगर आपको आपने परसेंटाइल के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होगा तो 100 में से अगर हम परसेंटेज को माइनस कर दें तो परसेंटाइल आ जाता है। तो यानी कि आपको 99.775 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में अगर आपको एक यू आर एक्स की सीट प्राप्त करनी है। ठीक है, सो इस नंबर को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस नंबर को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये होता है 0.9978। ठीक है, इस नंबर को बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। ये नंबर अभी हमारे में कुछ देर बाद हमारे लिए काफ़ी काम आएगा, 0.9978। यानी कि अगर आपके 0.9978% 99.78 परसेंटाइल में है तो आप सेलेक्ट माने जाएंगे यू आर एक्स की सीट में। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक मैंने जस्ट इन्फॉर्मेटरी पॉइंट लिख रखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 100% कैंडिडेट्स होते हैं वो -4 सिग्मा से 4 सिग्मा में आते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि -4 सिग्मा से 4 सिग्मा में टोटल 99.7 और ये 0.3 टोटल 100% कैंडिडेट्स आ जाते हैं। यानी कि इसी रेंज में हमारे पूरे कैंडिडेट्स लाई कर रहे होंगे। तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई। अब हम चलते हैं रैंक आईक्यू की तरफ। सो अभी तक लगभग 800-900 बच्चों ने चेक किया रैंक आईक्यू में अपने मार्क्स, और रैंक आईक्यू बता रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन के पहले एवरेज मार्क्स है बच्चों के वो 57.2 हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तक मैंने चेक किया था 57.2 मार्क्स बता रहा है रैंक आईक्यू। तो इसको मैंने राउंड ऑफ करके रखा है 57.2 मार्क्स। और ऐसा भी कहा गया है कि थर्ड शिफ्ट जो है, थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनका ऐसा क्लेम है कि थर्ड शिफ्ट काफ़ी टफ थी, जो कि आई थिंक मतलब मैंने पेपर नहीं दिया था तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा उन लोगों ने कहा है कि उनकी थर्ड शिफ्ट काफ़ी टफ थी, ऐसे उनके स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर लगभग 10 तक बढ़ने का एक उनको है, एक्सपेक्टेशन है कि 10 तक उनके नंबर बढ़ सकते हैं थर्ड शिफ्ट वालों के। अब क्योंकि टोटल 3 शिफ्ट थी और केवल थर्ड शिफ्ट वालों के अगर नंबर 10 मार्क्स बढ़ जाएँ, सारे बच्चों के नंबर अगर 10 नंबर बढ़ जाएँ तो उसका ओवरऑल एवरेज पे कितना फ़र्क पाएगा। तो अगर 10 नंबर 3 शिफ्ट में बढ़ रहे हैं तो यानी कि ओवरऑल एवरेज जो हो जाएगा वो कितने से बढ़ जाएगा, 3.33 से। ये एक फेयर नंबर है 3.33, कि हम इतना मान सकते हैं कि यानी कि ओवरऑल एवरेज जो है, यानी जो अभी बिफोर नॉर्मलाइजेशन 57.2 है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो कम से कम 3 नंबर से तो बढ़ेगा। तो वही 3 नंबर को मैंने यहाँ पर ऐड करके 60 मार्क्स को नया एवरेज कंसिडर कर लिया है। यानी कि अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जब थर्ड शिफ्ट के नंबर बढ़ चुके होंगे तो मेरा जो नया एवरेज कहलाएगा वो 60 मार्क्स की होगा। और ये भी हमको कई लोगों को मालूम होगा कि टॉपर्स मार्क्स जो हैं अभी लगभग 91 चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, इससे ज़्यादा भी किसी के हो सकते हैं, पर अब उन्होंने चेक नहीं किया है तो हम 91 को ही टॉपर्स मार्क्स मान के चलेंगे। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये चेंज नहीं होगा बिकॉज वो शिफ्ट 1 से हैं, तो शिफ्ट 1 एंड 2 क्योंकि ईजी थी काफ़ी, तो शिफ्ट 1 एंड 2 वालों को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए उनके जितने नंबर थे हम उतने ही मान के चलें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी उनके इतने ही नंबर रहेंगे। तो जो हमारा ओवरऑल एवरेज इंक्रीज़ भी होगा वो केवल थर्ड शिफ्ट वालों के कारण होगा और किसी के कारण नहीं होगा। तो हमको एक फेयर एस्टिमेट तो मिल ही गया कि 60 मार्क्स टोटल एवरेज है और जो टॉपर्स मार्क्स है वो 91 है। तो अगर हम इस ग्राफ में उस चीज़ को लोकेट करने की कोशिश करें कि एवरेज मार्क्स 60 हैं और जो 4 सिग्मा वैल्यू है वो 91 है, क्योंकि वही तो टॉपर्स के मार्क्स हैं। तो यानी एवरेज और 4 सिग्मा, यानी एवरेज को हम 0 मान के चलते हैं, 0 सिग्मा। भाई ये देखिए 0, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 0 से लेके 4 सिग्मा वैल्यू हमारे पास है। तो 0 पे हमारी वैल्यू है 60 और 4 सिग्मा वैल्यू है हमारी 91। तो वही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। 4 सिग्मा कितना हो गया, 91 माइनस 60 दैट इज़ 31 मार्क्स, ये हमने निकाल लिया। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन क्योंकि हो चुका है तो अब हमें टेंशन की बात नहीं कि क्या होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये सारे मार्क्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये सारे नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं। तो 4 सिग्मा मार्क्स हो गए टॉपर्स मार्क्स माइनस एवरेज मार्क्स। टॉपर्स मार्क्स 91 है, एवरेज मार्क्स 60 हैं, तो 4 सिग्मा वैल्यू आ गई 31। तो सिग्मा वैल्यू कितनी हो गई 31/4 दैट इज़ 7.75 मार्क्स, ये भी हमने निकाल के रखी हुई है। अब हम चलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरफ। तो ये हमारी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो मैंने ऊपर भी बनाई थी। अब इसमें एक चीज़ तो बड़ी बड़ी क्लियर है, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है ये सिमेट्रिक होता है अराउंड वाई एक्सिस, या हमारे जो मीन एक्सिस होती है उसके अराउंड सिमेट्रिक होता है। तो जो ये वाला हिस्सा है ये भी ये वाला 0.5 होगा। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा,
ये जो लेफ़्ट साइड वाला है, और ये वाला जो एरिया है, ये जो ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया के करस्पॉन्डिंग नीचे जो टेबल बनी है हम उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये जो हमारा ग्राफ है ये परसेंटाइल बताता है बेसिकली। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था आपको 0.9978 वैल्यू चेक करनी है कि इसके करस्पॉन्डिंग कितना सिग्मा वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये ही हमको यहाँ पे चेक करना है। अब क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड इधर, तो यहाँ पे जो मार्क्स थे टॉपर के मार्क्स वो 91 थे, इस तरफ कुछ होंगे टॉपर्स मार्क्स सॉरी एवरेज मार्क्स 60 थे, और इस तरफ आप जाएंगे तो 91 की तरह हो जाएंगे, और इस तरफ आप जाएंगे तो मिनिमम तो 0 भी हो सकता है भाई, किसी के 0 भी आए होंगे, ठीक है। तो इस तरफ तो लेफ्ट हाफ साइड का जो टोटल परसेंटेज हो गया वो तो 50% हो गया। अब राइट हाफ साइड में कितना परसेंटेज आपको चाहिए, तो आपको जाना है 60 से लेके 91 तक, ठीक है, या कितना सिग्मा तक, हम इसमें से हम कितना एरिया कवर करें कि हमको 0.9978 या 99.78% मिल जाए। तो 99.78 में से अगर आप यहाँ पे माइनस करें तो 9978, इसमें से हम 0.5 माइनस कर लें तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.4978। तो इस टेबल में हमें वो सिग्मा वैल्यू खोजनी है जिसकी वैल्यू 0.4978 होती हो। तो 0.4978 अगर हमें मिल जाती है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा वैल्यू को खोजेंगे इस टेबल में। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है, किसी भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और ये उसको कैसे पढ़ना है उसके बारे में ये एरिया हुआ आपको दिया है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो नंबर मेरे को अभी कुछ देर पहले मिला था, कितना मिला था 0.4978, मैं इसको खोजने की कोशिश करता हूँ। चलिए खोजते हैं, यहाँ यहीं कहीं होना चाहिए। 0.48 हो गया, 0.49 हो गया, 0.4978 ये रहा, मिल गया, ये मिल गया 0.4978। तो ये 0.4978 मुझे मिल गया। अब इस 0.4978 के करस्पॉन्डिंग सिग्मा वैल्यू खोजता हूँ। तो ये हो गया 2.8 इस तरफ, और अगर ऊपर जाएंगे 0.4978 में तो ये आता है 0.05। तो इधर आया था ये 0.2, इस पर एक काम करता हूँ मैं मार्किंग कर देता हूँ 0.278, ऊपर जाएंगे तो 0.05, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, और अगर इधर जाएंगे तो 2.8। सो टोटल अगर इसको हम ऐड करें तो ये आता है 2.8 और 0.05। तो अगर हम इसको दोनों को ऐड करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.85, यानी कि 2.85 सिग्मा हमारा फाइनल कट ऑफ होगा अबव एवरेज। यही मेरे को निकालना था 2.85 सिग्मा। तो लेट्स कैलकुलेट कि 2.85 सिग्मा कितना आता है। ये मैंने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, सिग्मा वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी थी ऑलरेडी 7.75 मार्क्स। अब कट ऑफ जो है वो एवरेज के ऊपर देखा जाएगा। तो 60 तो हमारा पहले से ही है, और 2.85 सिग्मा है, और सिग्मा वैल्यू ये रखे 7.75। तो जब आप 60 को 2.85 इंटू 7.75 से ऐड करते हैं तो 82.09 मार्क्स आपका जो है सिग्मा फाइनल कट ऑफ आता है। ये जो कट ऑफ आपका आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आया है, दैट दिस कट ऑफ इज़ फॉर URX कैटेगरी, ओनली फॉर दोज 45 सीट्स जो इसकी मैंने शुरू में बात की थी। तो यानी कि अगर आप एक URX कैंडिडेट या एक URX की सीट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये एक एश्योर्ड कट ऑफ है, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना कट ऑफ एटलीस्ट जाएगा, एंड ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन है, इसका मतलब है कि अगर आपके फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में 82 मार्क्स या उसके ऊपर हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर माने, और अगर आपके थर्ड शिफ्ट में लगभग 72 या 73 मार्क्स भी हैं, क्योंकि उसमें 10 नंबर आपके बढ़ेंगे लगभग नॉर्मलाइजेशन में, तो उसके ऊपर आप अपना सिलेक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम एक कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो कट ऑफ तो सिंपल ही है क्योंकि हमने निकाल के रखा हुआ है। तो URX का जो कट ऑफ हमने निकाला है अभी एज़ पर आवर डेरिवेशन, ये 82 मार्क्स आया है जैसे मैंने निकाला है यहाँ पे। और URF का कट ऑफ, दैट इज़ URF में जो 1/3 सीट्स हैं हमारी MP डोमिसाइल गर्ल्स के लिए, उनके लिए जो 1/3 सीट है उसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 82 से थोड़ा कम होगा, 5 नंबर कम, 5 से 4 नंबर कम हो सकता है। तो उसको कट ऑफ मैंने लगभग प्रेडिक्ट किया है कि 77 से 82 के बीच में होगा। मैं इसको एक अगर मैं इसमें एक कोई पर्टिकुलर नंबर मुझे बोलना हो तो मैं इसमें बोलूँगा 78, ये URF के लिए जाएगा। और फिर अब ये OBC कैंडिडेट्स के लिए हमारे बात करें तो लगभग URX और OBC का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन स्टिल मैं इसको 79 घोषित करूँगा कि 79 जो होगा वो OBC कैंडिडेट्स का कट ऑफ होगा। EWS कैंडिडेट्स का कट ऑफ भी लगभग OBC के बराबर ही जाता है, थोड़ा सा कम ही जाता है उनसे इनफैक्ट। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए जो जाएगा कट ऑफ दैट विल बी अराउंड 78,
79 लिख रखा है मैंने, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन 78 मैं बोलूँगा कि EWS के लिए कट ऑफ होगा। SC कैटेगरी का कट ऑफ जो होता है वो URX कट ऑफ से लगभग 8 से 10 नंबर तक कम होता है। तो और क्योंकि पेपर हाई स्कोरिंग था तो बहुत ज़्यादा कम करने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इतना लोग ले आए होंगे, तो मैं उसमें से 8 नंबर माइनस कर रहा हूँ। तो SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 74 मार्क्स विल बी द फाइनल कट ऑफ। एंड सिमिलरली ST कैंडिडेट्स के लिए जो है वो SC कैटेगरी -5 मार्क्स, दैट इज 69 मार्क्स विल बी द फाइनल कट ऑफ फॉर ST कैंडिडेट्स। एंड दीज आर द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है सबसे ईजी आई थी, एंड उससे जो टफ थी थोड़ी सेकेंड शिफ्ट थी, एंड सबसे टफ जो थी थर्ड शिफ्ट थी। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं होने वाला, तो उनके जितने मार्क्स थे वो अपने उतने ही मार्क्स कंसिडर करें। सेकेंड शिफ्ट वाले का ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये नहीं, ये फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। थर्ड शिफ्ट वालों के लगभग 10 नंबर तक बढ़ने का चांस है। तो अगर 10 नंबर बढ़ते भी हैं तो जो आपका फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स है उसके बेसिस पे मैंने ये कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट करके दिया है कि UR के 82 मार्क्स होंगे, URX के 82 मार्क्स होंगे, UR फीमेल MP डोमिसाइल गर्ल्स के लिए 878 मार्क्स, OBC 79 मार्क्स, EWS 78 मार्क्स, SC 74 मार्क्स एंड ST 69 मार्क्स। ये सिंपल एक मैथमेटिकल एनालिसिस पे है। मतलब इसमें मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ उस एग्ज़ाम में और इसमें, लेकिन स्टिल भी एक मैथमेटिकल वे में मैंने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की है। कुछ दिन बाद कट ऑफ आएगा तो चेक करेंगे एंड विल सी कि हमारा एनालिसिस कितना सही आता है। तो फिर भी एक जहाँ तक है कट ऑफ मोर और लेस इतना ही जाएगा। बाकी कोचिंग वालों ने भी लगभग इतना ही प्रिडिक्ट किया है, 80 नंबर के आसपास ही उन लोगों ने भी प्रिडिक्ट किया है। तो मेरा बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मेरा हायर साइड में ही आ रहा है उन लोगों के कट ऑफ जितना प्रिडिक्ट किए हैं उतने से, बट फिर भी देखते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड होप यू हैव अ गुड डे। थैंक यू।